चलो भाई बस करो ना यार। पेज नंबर 477। बस ना, पेज 477। LTU का मतलब होता है लार्ज टेक्स्ट पेयर यूनिट। दोनों सवाल कर लिए थे होमवर्क में, हो गए थे। LTU का मतलब होता है लार्ज टेक्स्ट पेयर यूनिट, आपको बताया था। और RTO का मतलब होता है रीजनल टैक्स ऑफिस। तो बड़े बड़े शहरों में जो टैक्स के दफ्तर हैं उनको LTU कहा जाता है, और छोटे शहरों में जो टैक्स के दफ्तर हैं उनको RTO कहा जाता है। LTU और RTO के अंदर कमिश्नर ही बैठा होता है और कोई बंदा नहीं बैठा होता। तो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट और रीजनल टैक्स ऑफिस। टाइम पे आएगा नहीं, क्लास से पहले बाहर खड़े लेना, क्लास में होने के बाद भी खड़े हैं दोनों एंड पे होके, तो कोई तरीका नहीं। अच्छा, फिर टीचर के आने से पहले आप लोगों ने आना होता है। अब पहला पॉइंट पढ़ें जी। पॉइंट 1, भाई आप इधर हो जाओ, नजर नहीं आ रहा तो उसको इधर कर दो। द बोर्ड में ट्रांसफर द रजिस्ट्रेशन। अच्छा, कल जी हमारी क्लास उसी टाइम पे इंशाल्लाह 3:20 पे शुरू होगी और सवाल होगा मार्च 2022 अटेम्प्ट का सवाल, आकाश कुमार वाला। या तो ये आप सवाल डाउनलोड कर लीजिएगा ICAP की वेबसाइट से, वरना इंशाल्लाह 6 बजे तक मैं भी वेबसाइट पे इसको अपलोड कर दूंगा, इसका क्वेश्चन भी सोल्यूशन भी। आपने ICAP की वेबसाइट से सोल्यूशन नहीं देखना, क्योंकि वो तो पुराने लॉ वाला होगा। तो ऑनलाइन वालों को तो कोई मसला नहीं, उनका तो नीचे क्वेश्चन और सोल्यूशन पड़ा हुआ है लेक्चर के साथ। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, 6 बजे तक जो है वो मैं इसका क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों जो है वो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप इसको देख लें कल की क्लास में आने से पहले। तो कल इंशाल्लाह 3:20 पे दोबारा मिलेंगे। ओके, और कल सुबह की क्लास में भी ऑब्वियसली फिर न्यूमेरिकल ही होगा, क्योंकि याद करने का जाके आपको टाइम तो मिलना कोई नहीं। तो सुबह भी न्यूमेरिकल करेंगे, दोपहर को भी न्यूमेरिकल करेंगे, रात को सोते हो आपको न्यूमेरिकल हो गया होगा सोने से पहले। द बोर्ड में ट्रांसफर द रजिस्ट्रेशन, बैठ जाए। द बोर्ड में ट्रांसफर द रजिस्ट्रेशन। ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने एक शहर से दूसरे शहर के अंदर जो है वो अपना कारोबार शिफ्ट कर लिया, तो ऐसी सूरत में बोर्ड आपकी रजिस्ट्रेशन एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर कर देगा। तो बोर्ड में ट्रांसफर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द इलाका ऑफ वन LTU और RTO टू एन अदर। एक इलाके से दूसरे इलाके में आपकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर दी जाएगी। LTU होता है लार्ज टैक्स पेयर यूनिट, बड़ा टैक्स का ऑफिस। RTO होता है रीजनल टैक्स ऑफिस। ये तो बोर्ड है ना, बोर्ड अगर चाहे। लेकिन एक और बात भी कल हमने पढ़ी थी, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप खुद अप्लाई कर दें। कई दफा बोर्ड खुद ही आपकी रजिस्ट्रेशन बदल देगा एक इलाके से दूसरे इलाके, कई दफा आपको जाके बताना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। पॉइंट 4 पढ़ें। इफ अ पर्सन इंटेंड्स टू शिफ्ट हिज बिजनेस एक्टिविटी, अगर एक बंदा अपनी बिजनेस एक्टिविटी बदलना चाहता है फ्रॉम द इलाका ऑफ वन LTU, एक बड़े शहर से या छोटे शहर से, टू एन अदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, तो ही शैल अप्लाई, वो अप्लाई करेगा टू द बोर्ड, बोर्ड को, कि बोर्ड में अपना इलाका बदलना चाहता हूं। द बोर्ड शैल फॉलो द प्रोसीजर एज पर सब रूल 2 and 3। आ जाओ आगे। बोर्ड सब रूल 2 और 3 वाला प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो तो हम देख लेते हैं प्रोसीजर। अच्छा, ये न्यूमेरिकल अभी होते हैं साथ साथ दोपहर को बुला के, या फरवरी में रख लें? होते रहे। अच्छा ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ये इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल है, बिजनेस का न्यूमेरिकल है, आकाश कुमार वाला। पॉइंट नंबर 4, तो 1 में क्या है, बोर्ड अगर चाहे तो बदल दे, और 4 में क्या है, बंदा अगर खुद चाहे तो वो अप्लाई कर दे। अब वो किधर है साइन? वो भी नहीं आया हो। बहुत बोल्ड स्टेप होता है ये छुट्टी करना, मैं बीच में से होके आ जाता हूं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ऑन ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर होने पे एक इलाके से दूसरे इलाके, ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी ट्रांसफर टू द न्यू इलाका। मिसाल के तौर पे गुजरांवाला से आप लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, तो अब आप पुराने सारे रिकॉर्ड्स नए इलाके के अंदर आपके शिफ्ट कर दिए जाएंगे। ऑल रिकॉर्ड्स शेल बी शिफ्टेड। द LTU और RTO, LTU होता है बड़ा टैक्स का दफ्तर, रीजनल टैक्स होता है छोटा टैक्स का दफ्तर। यहां पे कमिश्नर बैठे होते हैं। द LTU और RTO वेयर रजिस्ट्रेशन इज ट्रांसफर्ड, ये कौन से वाले होंगे? वेयर इट इज ट्रांसफर्ड। नए वाले, पुराने वाले? वेयर इट इज ट्रांसफर्ड। पुराने वाले फ्रॉम वेयर तो नहीं लिखा हुआ, वेयर इट इज ट्रांसफर्ड लिखा हुआ, तो वेयर कौन से वाले होंगे? द LTU और RTO वेयर रजिस्ट्रेशन इज ट्रांसफर्ड शैल नाउ एक्सरसाइज इलाकाई पावर। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है इलाका। शैल नाउ एक्सरसाइज इलाकाई पावर। अब सारी पावर आप पे कौन इस्तेमाल करेंगे? नए वाले, पुराने वाले? रिगार्डिंग एक्शंस टेकन और पेंडिंग। जो एक्शंस टेक शुरू हो चुके थे या फिर पेंडिंग थे, एक ही बात होगी। रिगार्डिंग एक्शंस टेकन और पेंडिंग।
अगेंस्ट द टैक्स पेयर। जी, पॉइंट 3 का मतलब बता दें। बस जब भी ट्रांसफर होगी बोर्ड आपके घर एक लेटर भेज देगा कि यार मैं आपको ट्रांसफर कर दिया, और क्या, बस इंटीमेशन लेटर इन्फॉर्म करेगा। इन केस ऑफ ट्रांसफर, जब ट्रांसफर होगी, द बोर्ड शेल इशू अ लेटर टू अ पर्सन, आपको एक लेटर इशू कर देगा अलॉन्ग विद अ कॉपी टू LTU और RTO। एक कॉपी भेज देगा उसकी बड़े टैक्स के दफ्तर और छोटे टैक्स के दफ्तर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये 1 के साथ 2 और 3 मिला हुआ है और 4 के साथ भी 2 और 3 मिला हुआ है। चाहे बोर्ड रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करें तब भी 2 और 3 वाली बात होगी, और अगर आप रिक्वेस्ट करें और रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करें तब भी 2 और 3 वाली बात होगी। तो 2 और 3 वाली बात तो दोनों सूरतों में होगी। और 2 और 3 में लिखा क्या हुआ है, आपकी फाइलें वगैरह वहां ट्रांसफर कर दी जाएंगी, आपके खिलाफ नया बंदा एक्शन लेगा और आपको लेटर देके घर बता दिया जाएगा। 2 और 3 में ये लिखा हुआ है। तो 2 और 3 में तो प्रोसीजर बताया हुआ है कि प्रोसीजर क्या होगा। बैठना नहीं। ओके, अच्छा जी, रूल 9 पढ़ लें जरा। बैठ जाए। ऑप्शन टू फाइल एप्लीकेशन विद कमिश्नर। आपने ना रूल नंबर 5 में पेज 475 पे पढ़ा था कि एप्लीकेशन आपने कंप्यूटर सिस्टम के जरिए देनी है। एप्लीकेशन आपने कैसे देनी है, कंप्यूटर सिस्टम के जरिए। ये आपने रूल 5 में पढ़ा था। लेकिन रूल 9 ना आपको रिलैक्स कर रहा है। कहते हैं अगर आप एप्लीकेशन कंप्यूटर के जरिए ना दे सको तो आप कमिश्नर को बता दो, वो 3 दिन के अंदर कंप्यूटर सिस्टम में खुद ही डाटा क्या कर देगा, एंटर कर देगा। अ पर्सन अनएबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जो बंदा रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन ना दे सके और चेंज इन पर्टिकुलर्स, या फिर बाद में पर्टिकुलर्स चेंज हो जाए, उसकी एप्लीकेशन ना दे सके डायरेक्टली कंप्यूटर में ना दे सके, ही मे सबमिट डेटा टू कमिश्नर, तो वो कमिश्नर को डेटा दे दें। हु शैल इंश्योर एंट्रीज इन सिस्टम विद इन 3 days, जो फिर सिस्टम में 3 दिनों के अंदर एंट्रीज कर देगा। तो 2 चीजें, रजिस्ट्रेशन, दूसरी चीज, और चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, नाम पता बदल लिया जैसे कल पढ़ा था। तो रूल 5 वाली एप्लीकेशन या रूल 7 वाली, 7 ही था ना, चेंज इन हाँ, तो रूल 5 और 7 वाली एप्लीकेशन अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में नहीं दे सकते तो आप कैसे दे दें, कमिश्नर को डेटा दे दें, वो 3 दिन में सिस्टम में एंटर कर दिया। बोल दिया करें होंड एप्रिशिएट नहीं हो जाते, बोलने के लिए क्लास के अंदर आए हैं, बोलते ही ना लाग रहे हैं। कैंसलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस का कैंसिल होना। पहले शायद लॉ में इसकी इजाजत थी कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो सकती हैं, होलसेलर की अलग, डीलर की अलग, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर अलग, लेकिन अब ये तस्वर खत्म हो गया। अब आप पाकिस्तान में जितने मर्जी काम कर लें, आपने सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास रखना है और बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर्स को क्या करवा देने, कैंसिल। तो कैंसलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, आसान सी बातें खुद ही पढ़ते हैं। अगर एक बंदे के पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो एक रख लेगा और बाकी कमिश्नर को क्या कर देगा, सरेंडर। लेकिन अगर आपकी एक से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं तो आप एक से ज्यादा नंबर रख सकते हैं। द बोर्ड में एलोकेट सेपरेट नंबर फॉर डिफरेंट फैक्ट्रीज इन डिफरेंट इलाका, वो फिर बोर्ड इजाजत दे दे तो और बात है। द टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन शैल बी ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड। क्या मतलब, जो रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिल करवाई हैं और नई रजिस्ट्रेशन आपने ली है, तो कैंसल्ड की लायबिलिटीज माफ हो जाएंगी या वो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। द टैक्स लायबिलिटीज ऑफ cancelled registration shall be transferred to if registrations are in different इलाका। अगर 2-3 जगह से आपने रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराई है और लाहौर की रजिस्ट्रेशन बरकरार रखी है, if registration are in different इलाका, the पुराने कमिश्नर shall transfer the tax बकाया जात फाइल्स to the new commissioner। पुराने कमिश्नर नए कमिश्नर को आपकी टैक्स की बकाया जात की फाइल्स दे देंगे। The पुराने कमिश्नर shall transfer the tax area files to new commissioner। ओके, किस किस ने अपने आप को डी रजिस्टर करवाने, ये भी याद ही कर लें साथ साथ। जिसका बिजनेस क्या हो जाए,
वो अपने आप को डी रजिस्टर करवा ले। बैठो भाई जल्दी उधर। जिसकी सेल क्या हो जाए एग्जाम्प्ट, वो भी अपना आपको रजिस्टर करवा ले। जो अपना बिजनेस बेच दे वो अपने आप को क्या करवा ले। जिसका बिजनेस किसी और के साथ मर्ज हो जाए तो वो पुराना बिजनेस डी रजिस्टर करवा ले, नया रजिस्टर करवा ले। जो बंदा मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा ना करवाए वो बंदा अपने आप को क्या करवा ले, डी रजिस्टर। तो अब सवाल ये है कि ये खुद तो आके डी रजिस्टर अपने आप को नहीं करवाएगा, FBI इसको डी रजिस्टर कर देगा। क्या होंडा अगर 6 महीने रिटर्न जमा ना कराए तो इसको डी रजिस्टर कर दें? कभी भी नहीं। फिर तो वो गाड़ी 100 की बेचने लग जाएगा, फिर तो मजे लग जाएंगे। ये बात नहीं है। असल में बात यह है कि कुछ लोग होते हैं कारोबार बंद कर देते हैं और फिर रिटर्न भी जमा कराना भूल जाते हैं और हुकूमत को आके बताते भी नहीं कि मैंने बिजनेस बंद कर दिए। तो हुकूमत 2-3 दफ़ा उनके चक्कर लगाती है, पता चलता है बिजनेस बंद है, तो हुकूमत कहती है 5-6 महीने इंतजार करो, नहीं आता तो बस ठीक है डी रजिस्टर कर दो। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कारोबार बंद कर दिया शायद, लेकिन 6 महीने से रिटर्न जमा नहीं करा रहे हो। जब हुकूमत जाती है तो पता चलता है वो तो कब के जा चुके हुए हैं। ये वो शेख साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए हुए हैं, तो 6 महीने से उनकी रिटर्न नहीं आई। तो उन्होंने कहा हमें तो आके नहीं बताया कि वो प्यारे हो गए हैं, तो बस ठीक है फिर उनको डी रजिस्टर करें, फारक करें। ये नहीं कि होंडा 6 महीने रिटर्न जमा कराए उसको डी रजिस्टर कर देंगे, इतने मजे नहीं लगे हुए होंडा के। तो जो बंदा मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा कराए, जैसे बैंक अकाउंट होते हैं, अक्सर बैंक में 5-6 रुपये पड़े होते हैं किसी के, बैंक 1-2 साल इंतजार करता है, बैंक फिर कहते हैं इसका मतलब है इसने कहीं और अकाउंट खुलवा लिया, इसलिए ये 5-6 रुपये पड़े हुए और ना कोई पैसे निकलवा रहे ना डाल रहे, तो बैंक अकाउंट कैंसिल कर देते हैं। इस तरह की कोई बात है। ओके, हु सीजेस टू बी रजिस्टर्ड, इसकी मिसाल लिखें। ये तो मैंने कई दफ़ा बात की हुई है। पहले बड़ी इंडस्ट्री था, अब कॉटेज बन गया। पहले बड़ी इंडस्ट्री था, अब कॉटेज बन गया। तो अब क्या रजिस्टर रहना चाहिए इससे, या रजिस्ट्रेशन बंद करवा दे अपनी? बंद करवा दे। हु सीजेस टू रिमेन रजिस्टर्ड। बूढ़े हो गए? अच्छा भाई, ये सारे लोग क्या करें? शेल अप्लाई टू कॉमी, अपने इलाके का कमिश्नर, फॉर कैंसिलेशन ऑफ एज, अपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का। ये हाइब्रिड में सफे के पलटे जा रहे हैं, मैं तो किसी सफे पे नहीं जा रहा। अच्छा, फॉर कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल, फिर सफे, अच्छा सही सफे पे आना है, ठीक है, निकाल लें जो भी सफे, बात ठीक है, अब रुक जाए। तो ऐसी सूरत में कमिश्नर जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, जब आप उससे अप्लाई करेंगे किसके लिए, डी रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, द कॉमी ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, किसने एप्लीकेशन दी है? कॉमी ने। अच्छा पेड़, टैक्स पेयर ने। किसने एप्लीकेशन दी है? रिसीव किसने की है? द कॉमी ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, या अगर एप्लीकेशन कोई बंदा ना दे तो कॉमी खुद। ये बात बार बार हो रही है, हर सेक्शन में हो रही है। बोर्ड या टैक्स पेयर खुद, इधर भी कल हुई थी पता नहीं, बोर्ड या टैक्स पेयर खुद, हर जगह ये बात हो रही है। द कॉमी ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, या आप दे दें एप्लीकेशन, या बोर्ड खुद, या कॉमी खुद में इशू ऑर्डर ऑफ डी रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन द लेटर ऑफ। अच्छा, लेटर ऑफ का कॉन्सेप्ट यहां सुन लें, सुना दें, मैंने फिर सुना देनी है। अच्छा, आपने कॉलेज वालों को कहा कि जी मोहतरम 1 जनवरी को आपने कहा कि मेरी क्लासों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें, मैं ये सब्जेक्ट इस दफा नहीं पढ़ा, मेरी क्लासों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें। कॉलेज वालों ने कहा 3 दिन या जितना आपने पढ़ लिया है उसकी फीस जो आपने जमा करवानी है, 3 दिन या जो जमा फीस करवानी है वो, जिस दिन आपने फीस जमा करवा दी और 3 दिन विच एवर इज लेटर, हम आपको कैंसिल कर देंगे रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। तो आपने यकम को कॉलेज वालों को क्या कहा कि मुझे क्या कर दो, कैंसिल कर दो मेरी रजिस्ट्रेशन फलां क्लास की। तो कॉलेज वालों ने कहा कि 3 दिन यानी 4 जनवरी या जिस दिन आप फीस जमा कराएं, विच एवर इज लेटर, हम आपको कैंसिल कर देंगे रजिस्ट्रेशन। अब ये बात आपको समझ आ जाएगी कॉलेज वाले अगर करेंगे तो? नहीं समझ आएगी, दोबारा सुन लें। आपने 1 जनवरी को कहा मुझे मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, कॉलेज वालों ने कहा 3 दिन या जब आप बकाया फीस जमा करा दें, विच एवर इज लेटर, तो आपको क्या कर देंगे, हम डी रजिस्टर कर देंगे। समझ आ गई बात? अब अगर मैं एक सवाल पूछता हूं, अब अगर आप फीस ओवर एफिशिएंट बन के 2 जनवरी को जमा करा दें तो 3 दिन पूरे होने हैं 4 जनवरी को, अब आपको डी रजिस्टर कब किया जाएगा? क्योंकि लेटर का था ना, लेटर का था। और अगर आप 2, 3, 4 3 दिन गुजर जाएं और फीस जमा कराएं 5 जनवरी को, तो आप लेटर क्या आया? तो विच एवर इज लेटर। शायद कॉलेज वाले इसके पीछे ये चाह रहे थे कि आपकी फीस आ जाए, और अगर फीस आपकी जल्दी आ गई तो कॉलेज वालों को कुछ ना कुछ टाइम प्रोसीजर में लगना है, शायद उसके लिए 3 दिन मांग रहे थे।
तो ये लॉजिक होती है ऐसी चीजों के पीछे। तो कई दफा कॉलेज वाले कह सकते हैं या 3 दिन या जब आप फीस जमा कराएं, जो भी बाद में हो, तब हम आपकी रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इधर आसान सा कॉन्सेप्ट है। आप करेंगे डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई। जब आप अप्लाई कर देंगे तो बोर्ड वाले आपको कहेंगे 90 दिन या जब आप टैक्स जमा कराएं, विच एवर इज, हम आपको क्या कर देंगे, डी रजिस्टर कर देंगे। करें जी। पढ़ लें आप सवाल। मिस्टर उमर ने अप्लाई किया डी रजिस्ट्रेशन के लिए 5 मार्च 2020 को। नहीं यार बातें ना करना। मिस्टर उमर ने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए 5 मार्च 2020 को। वो डेट बताई जब तक कमिश्नर उसे डी रजिस्टर कर दे, अगर बकाया टैक्स वो 15 मई को जमा करा दे। अब असूल सुने जी, तरीका सॉल्व करने का। लेटर ऑफ 90 डेज या जब आपने क्या पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया। 90 डेज जो है ना, आपको जरा साइड पे थोड़े गिनने पड़ेंगे। आपने किस दिन के लिए डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 5 मार्च को आप सुबह सुबह टैक्स का पेपर देके शाम को पहुंच गए सेल्स टैक्स के दफ्तर कि मुझे सेल्स टैक्स से डी रजिस्टर कर दो। तो 5 मार्च को आपने अप्लाई किया, ठीक है। अब 5 मार्च की शाम को आपने अप्लाई कर दिया मुझे डी रजिस्टर कर दो। भाई दिन हमेशा 6 से गिनना शुरू करने हैं, 90 दिन। अब 90 दिन गिनने आपने। 90 दिन में पहला महीना आपने उंगलियों पे गिना करना है, आखिरी महीना कैलकुलेटर पे। पहला महीना उंगलियों पे, आखिरी महीना कैलकुलेटर पे। पहला महीना 5 मार्च को ना गिने, 6 से गिनना शुरू करें। 6, 7, 8, 9, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं, कुछ ने शुरू नहीं किया था मेरे साथ। 6, 7, 8, 9, 10, 1 मिनट, 1-2 ऑनलाइन वालों ने शुरू नहीं किया। एक दो वसीम काकड़ ऑनलाइन वाले जो कल मीटिंग में थे, प्लीज खोलो उंगलियां, गिनना शुरू करो। बुरहान ऑनलाइन वाले खोलो, शुरू करो जी, शुरू करें। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितने दिन हो गए, 26। अप्रैल के अगर मैं 30 डाल दूं, पुत्र मेरी तरफ देख, अप्रैल के अगर मैं 30 डाल दूं तो 90 पूरे तो नहीं हो जाएंगे? अकल है, अप्लाई करें। मई के अगर मैं 31 डाल दूं तो 90 पूरे तो नहीं हो जाएंगे? लेकिन जून के अगर मैं 30 डाल दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कैलकुलेटर पे कुछ लिखने से पहले यहां लिखें 90। अब कैलकुलेटर पर बैलेंसिंग फिगर निकालें। 3 जून को 90 दिन पूरे हो जाएंगे। अभी तुझे जमाई क्यों आवे? तो रात को ना सोवे, तो सो के तू लुट मचावे। कितने बजे सोया था? 12 बजे। और उठा कितने बजे था? 6:30 बजे। 6:30 तो नमाज बाजमात खत्म होने वाली होती है। इसको कुट लगाओ, नोट करेंगे। भाई दुनिया की हर चीज छोड़ दिया करें, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ा करें। चलें जी, नोट। मर्द तो मस्जिद में पढ़ते हैं, लेकिन आजकल मर्दों ने भी चूड़ियां पहन ली हैं। फजर की कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई ऐसी रिलैक्सेशन नहीं, हमें तो नहीं मिली ऐसी। ये कोई उज़र नहीं है, पढ़ाई के लिए भी आ जाते हो। फार्म में पार्टनर कहेगा 5 बजे पहुंचो फला जगह पे, आप पहुंचे होगे। ये दुनिया के लिए जो है वो हमारे पास उज़र नहीं होते। ओके, बताएं जी 90 दिन का पूरे हो रहे हैं। 3 जून 2020, 3 जून। अच्छा, और टैक्स पे किया ज्यादा ना साया कर, टैक्स का पे किया है। ये डेट आपको पेपर में गिवन होगी, ये डेट आपको पेपर में गिवन होगी। इन दोनों में से लेटर देखें। 3 जून, मीन जून, 3 जून। आप बता दें इन साहब ने किस वक्त जाके डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया? 5 मार्च को। इनको डी रजिस्टर कब किया जाएगा? 3 जून को। ओके, अगला सवाल कर दें। पॉइंट बी, छेती छेती जवाब आ रहे हैं आज। अच्छा जी, डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब किया? तो दिन तो हमने निकाल के रखे हुए हैं 90। लेटर ऑफ 90 डेज
या जब आप क्या पे करें, टैक्स पे करें, विच एवर इज 90 डेज का पूरे हो रहे हैं 3 जून को, और आपने टैक्स कब पे किया 12 जुलाई को। मुझे पता चल गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा जरा, 12 जुलाई को। आप बता दें लेटर क्या है, 12 जुलाई। चलें जी, तीसरा सवाल करें। जल्दी कर दें। मैं जरा नजर मार के आऊं कौन से फिजिकल वाले हाइब्रिड में बैठे हुए हैं, जाओ मेरा, मेरे साथ 2-4 बंदे आए हैं रखी करने के लिए। ये दाएं में जिन्होंने देखे वो बैठे हुए हैं। ओके, जल्दी नोट करें। और कुछ बताने भाईजान, सॉल्व करें। कैलकुलेटर पकड़ लें, उंगलियों को छोड़ दें जान, पहला महीना गिन लिया है, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पकड़ें, फर्क करें। लेटर ऑफ 90 डेज या, अच्छा जी, अप्लाई कब किया 18 अप्रैल को। 18 को नहीं गिनना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, कितने दिन है, 30 दिन। कितने दिन मांगे 12, किस महीने के, अप्रैल के, मई के, जून के, जुलाई के। सारे तो नहीं डालने पड़ेंगे, कैलकुलेटर पे निकालें जुलाई के महीने। ओके जी, 90 दिन का पूरे हो रहे हैं, और टैक्स कब पे किया, सॉल्यूशन 17 जुलाई। चलिए मैं रंग भरता हूं, आप नोट करें। ओके, ओवर। क्यों कर रहे हो, अभी तुझे क्यों जमाया अबे भाई, ये क्यों सुस्ती की लामते हैं ये, भाई खड़े हो जा। आखिर में कहां से आए हो, हाँ किस इलाके से, सवात से, डेरा इस्माइल खान से यहां जमाइयां लेने आए हो यार, हाथ दो कि वहां ले लेते, सुस्ती तो ना किया करो ना, वहां नहीं आती। ओके जी, पीपल आर यू नोटिंग इट डाउन, खड़े हो जो, मैंने बैठने को तो नहीं कहा, मेरे से वादा करो आइंदा जमाई नहीं लोगे। नींद पूरी करके आया करें, इसको कंट्रोल करें, कभी कभी क्यों आ जाती है, ऐसे सुस्ती है और कोई चीज नहीं है। चलें, ओके, मे इशू डी रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर विद इन द लेटर ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ और द डेट ऑल पुरानी लाइबिलिटीज आर डिपॉजिटेड बाय हिम। जब आप पुराना टैक्स जमा करवा दें, बैठ जाए। द पर्सन शेल बी डी रजिस्टर थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम से आपको डी रजिस्टर किया जाएगा, प्रिंटर के जरिए बाहर निकलाएंगे। पॉइंट नंबर 2, द कॉमी में, अच्छा ये 90 दिन क्यों चाहिए आप लोगों को, ये 90 दिन हमने पूछा कि क्यों चाहिए, ये 90 दिन में आप लोगों ने क्या करना है। उन्होंने कहा 90 दिन में हमने आपको ऑडिट करना है और चेक करना है कि आपका कारोबार बंद भी हो गया या नहीं। पता चले आप जो है वो हमें 2 नंबरी करा रहे हो कि हमारा कारोबार बंद हो गया, तो 90 दिन सिर्फ इसलिए हमें चाहिए कि हमने चेक करना है आपका कारोबार बंद भी हुआ या नहीं। उसके लिए हम टाइम निकालेंगे, अपनी टीम भेजेंगे, हमारी टीम आके चेक करेगी कि आपका कारोबार बंद भी हो गया या नहीं, या आपको बंद करना पड़ा है। कमिश्नर विल कंप्लीट ऑडिट प्रोसीडिंग, कमिश्नर ऑडिट करेगा आपका विद इन 90 डेज। ये जो 90 डेज है इसलिए उसने मांगे हैं, विद इन 90 डेज ऑफ एप्लीकेशन। एंड डायरेक्ट द एप्लीकेंट, कौन डायरेक्ट करेगा एप्लीकेंट को, कॉमी, कॉमी विल डायरेक्ट द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को डायरेक्शन देगा टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है ना पे, टू पे एनी पुराना टैक्स, जो भी पुराना टैक्स है वो दो, जितनी क्लासें पढ़ ली हैं उसकी फीस दो, बाय फाइलिंग फाइनल रिटर्न किसने जमा करानी होती है, इन सब लोगों ने। फाइनल रिटर्न किसने जमा कराती है, करनी होती है, इन सब लोगों ने, जो अपने आप को क्या करवा के जा रहे हैं, डे रजिस्टर करवा के जा रहे हैं। ओके, अगला फिक्रा पढ़ें। क्लियर, इस फिक्रे को मैं बदलने लगा हूं, आप पढ़ें, मुझे बदलने तो दें। फिक्रे में ना 2 नॉट आ रहे थे, 2 नॉट का मतलब होता है पॉजिटिव, आप पढ़ें वही बात बनेगी।
पहले पढ़ के समझ आया था, अब पढ़ के समझ आया? दोनों दफा, गुड, अंग्रेजी अच्छी है। अ पर्सन अप्लाइंग शेल बी डी रजिस्टर्ड इफ यू प्रोवाइड रिकॉर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। अगर आप रिकॉर्ड दिखाएंगे ऑडिट के लिए फिर आपको रजिस्टर करेंगे, हम वरना नहीं करेंगे। तो इस तरह भी पेपर में लिख सकते हैं जैसे मैंने लिख दिया। पॉइंट 3 में बाद में पढ़ाता हूं। 4 लाइबिलिटीज बिफोर डी रजिस्ट्रेशन शेल स्टिल बी पेएबल। क्या मतलब लाइबिलिटीज बिफोर डी रजिस्ट्रेशन शेल स्टिल बी पेएबल? हाँ, डी रजिस्ट्रेशन से पुरानी लाइबिलिटीज तो देनी है ना आपने, वो तो माफ नहीं है, बिकॉज शेल स्टिल बी पेएबल बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन ऑफ। ये बात नहीं है कि कैंसिल हो गए तो वो माफ हो जाएंगी। लाइबिलिटीज बिफोर रजिस्ट्रेशन शेल स्टिल बी पेएबल। अच्छा, पॉइंट 3 के ऊपर लिखें। कई दफा टैक्स पेयर नहीं बताता, कमिश्नर को पता चल जाता है कि आपका कारोबार बंद हो गया। पॉइंट 3 के ऊपर लिखें। कई दफा टैक्स पेयर नहीं बताता, कुछ नहीं लिख लें, आप भी लिख लें। कई दफा टैक्स पेयर नहीं बताता, बोले आगे। हाँ, लेकिन कमिश्नर को अगर पता चल जाए कि कारोबार बंद हो गया तो क्या करें? द पर्सन विल बी डी रजिस्टर्ड। द पर्सन विल बी आफ्टर अ नोटिस इज इशूड बाय कॉमी। आफ्टर अ नोटिस इज इशूड बाय कॉमी। कॉमी क्या करेगा? नोटिस इशू करेगा। ये क्या मतलब होता है? एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू टैक्स पेयर। इसका क्या मतलब होता है? उसको एक मौका दिया जाएगा, वो बात करेगा, फिर उसके बाद उसका केस देखा जाएगा। क्लियर? ओके। अच्छा मोहतरमा, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने लगी है, बाकी हम क्लोज करें, अभी नहीं पढ़ना। होंडा को परचेज रिकॉर्ड करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? होंडा के पास हाथ में इनवॉइस हो। दूसरी बात, होंडा ने जब जनरल टायर से चीजें खरीदी हैं तो जनरल टायर ने उसको अपनी सेल में डाला हो, अपनी रिटर्न में, और जनरल टायर ने गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स जमा करवाया हो। ये 3 बातें याद हैं। होंडा परचेज का बिल अपने हाथ में रखे, जनरल टायर्स को अपनी सेल में डाले, और तीसरी बात गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स डाले। 4 बातें और, 4 बातें इनपुट है ना, ऐसे तो नहीं माइनस होगा। माइनस करने वाली फिगर्स तो बड़ी शराइत के साथ माइनस होती हैं। 4 बातें और। कितनी बातें और? 4 बातें और। नंबर 1 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन है तो होंडा को चाहिए पेमेंट चेक से या बैंकिंग चैनल से करें। नंबर 2, होंडा अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से पैसे पे करे। वो वाला बिजनेस बैंक अकाउंट जो रूल 5 में रजिस्ट्रेशन के वक्त डिक्लेयर किया था, मशीनों की तस्वीर के साथ बैंक अकाउंट बताया था, होंडा अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करे। तीसरा, 4 चीजें नहीं बतानी आज। तीसरा, ये पैसे जनरल टायर के भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे। जनरल टायर के, ये ना जनरल टायर के किसी रिश्तेदार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराओ। और चौथा और आखिरी बात, पेमेंट 180 दिन में कर दे। होंडा पेमेंट कितने दिनों में कर दे? 180 दिन में कर दे। ये ना कि क्रेडिटर बेचारे को लटकाए रखे, जनरल टायर मिलते कर रहा हो, यार मेरे पैसे दे दो। पेमेंट कितने दिनों में कर दे? 180। अगर उधार पे खरीदी है, कैश पे खरीदी है, या फिर तो मसला ही कोई नहीं, उसी को चेक बना के दे दें। तो 4 शराइत और बताएं होंडा को परचेज रिकॉर्ड करने के लिए। नंबर 1, पेमेंट अगर 50,000 से ऊपर की हो तो चेक से या बैंकिंग चैनल से। बैंक अकाउंट किसका यूज हो? होंडा का, बिजनेस का, और सप्लायर का भी। और अगली शर्त, पेमेंट कितने दिनों में करनी है? 180 दिनों में। एक दफा फिर नहीं हो जाए, पेड़ हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इनकम टैक्स में पेमेंट कितने दिनों में करनी होती है? इनकम टैक्स में लायबिलिटीज की पेमेंट कितने दिनों में करनी होती है? क्या? माइक उधर पकड़ा। हाँ, हमारा अच्छा गया। इधर आ जाओ। अच्छा जी, इनकम टैक्स में भाई फरमा रहे हैं कि 3 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है, वरना चौथे साल इनकम में ऐड हो जाती है। ये हमने सेक्शन 34 के सबसेक्शन 5 में भी पढ़ा था, और ये हमने प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि अगर आप कोई खर्चा है वो पेएबल है
अगर आप उस साल पे ना करें तो अगले 3 साल तक पे कर दें। अगर 3 साल भी पे नहीं किया तो जो पहला साल आएगा 3 साल के बाद, उसमें ये इनकम में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो ये तो इनकम टैक्स की बात थी जो आपको भूली हुई थी। मैं तो अभी सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूं। तो सेल्स टैक्स में पेमेंट कितने अरसे में होनी चाहिए जी? 180 डेज। अब बस मैंने एक न्यूमेरिकल स्टार्ट कराना है, 5-7 मिनट के लिए आप आ जाएं इधर। पेज नंबर दोनों ऐसा चलाना है, पेज 460 पे, पेज 460 पे, पेज 459 पे, सॉरी पेज 458 पे कुछ चीजें रह गई हुई हैं, मादरत, वो भी हमने नहीं की हुई। पेज 458 पे, मुझे तो ये भूल ही गई। अच्छा, पॉइंट एम कल हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये बात की थी कि अगर आप सेल कर रहे हैं रजिस्टर्ड बंदे को तो उससे उसका क्या मांगे, एनआईसी। अगर आपने उसका एनआईसी नहीं मांगा तो ऐसी सूरत में, अगर आपने उससे उसका एनआईसी नहीं मांगा तो ऐसी सूरत में सजा के तौर पर आपने वो जो सेल किया अनरजिस्टर्ड को, वो वाली सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। बहरहाल इस पॉइंट एम को इंशाल्लाह कल मैं न्यूमेरिकल करते हुए आपको दिखा दूंगा, इसमें मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मुझे याद करा दीजिएगा। तो वो डाटा खुलेगा ना न्यूमेरिकल का, फिर आसानी से समझ आ जाएगा। पॉइंट 2 पढ़ लेंगे तो आपको आता है, पॉइंट 2 पढ़ लेंगे जल्दी से। कोई कुछ बोलें, कुछ बोलें, कुछ बोलें। वर्किंग टू, वर्किंग टू है, वर्किंग टू है, आप पढ़ें जरा। अगर एक बंदा टैक्सेबल सेल और एग्जेम्प्ट सेल दोनों कर रहा हो तो वो फिर न्यूमेरिकल के फेस पे क्या करेगा, ही कैन क्लेम, क्लेम का क्या मतलब, माइनस, ही कैन माइनस ओनली सच प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट एज रिलेट टू, मेरे ख्याल से एग्जाम सेल वाले इनपुट को हम डेड कर देते थे, काट देते थे, और टैक्सेबल वाले को माइनस करते थे, जीरो रेट वाले को भी रिफंड ही करा लेते थे, माइनस ही एक तरह का हो जाता है। तो आप बता दें, एक बंदा टैक्सेबल सेल और नॉन टैक्सेबल सेल अगर दोनों कर रहा है तो सिर्फ इनपुट कितना माइनस करता है, टैक्सेबल सेल का। ये कहां हमने पढ़ा था, वर्किंग टू में। किस बेस पे इनपुट माइनस होगा, प्रोपोर्शनेट बेस पे। या जो काली को तोड़ते थे और लाल को, वही बात कर रहे हैं। ओके, होंडा टायर का इनपुट माइनस कर सकते हैं, लेकिन कारपेट बेचने वाला अगर छोटी इंडस्ट्री है तो धागे का इनपुट माइनस नहीं कर सकता। ओनली होंडा कैन डिडक्ट इनपुट एंड कारपेट सेलर कैन नॉट। कारपेट सेलर कौन है, ये सीआई क्या लिखा है मैंने, कॉटेज इंडस्ट्री, एंड कारपेट सेलर कैन नॉट। होंडा इनपुट माइनस कर लेगा, कारपेट सेलर नहीं करेगा। सीआई का मतलब लिख लें, कॉटेज इंडस्ट्री, एंड कारपेट सेलर कैन नॉट। सूर्य जमाना सवाल है हमारा, पेज 474 वाला, खोलने की जरूरत कोई नहीं। इसमें सेल टू रजिस्टर्ड थी 900 रुपया और सेल टू अनरजिस्टर्ड थी 800 रुपया। 900 जमा 800 हो गया था 1700। 1700 का इनपुट आया था 462। इसको हम ब्लू डब्बे में ले लेते थे और ब्लू डब्बे में लेके 462 को न्यूमेरिकल के फेस पे माइनस कर देते थे। तो ये भी कल मैंने आपको कहा था कि सेल चाहे रजिस्टर्ड को हो चाहे अनरजिस्टर्ड को हो, दोनों सूरतों में सेल के ऊपर जो है वो इनपुट माइनस करने की इजाजत है। अनरजिस्टर्ड की सेल का इनपुट माइनस करना मना नहीं है। तो बताएं क्या अगर मैं सेल करूं अच्छे बच्चे को या बुरे बच्चे को, दोनों सूरतों में मुझे इनपुट माइनस करने की इजाजत है? क्लियर? कल हमने पढ़ा था अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे का एनआईसी ना मांगे, फिर अगर आप उसे सेल कर दें तो फिर इनपुट डेड हो सकते हैं। वो कभी सवाल में डाल के देखेंगे। आज एक और बात बता रहा हूं, चंद गिनी चुनी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट कहती है कि आप अनरजिस्टर्ड बंदे को मत बेचो। चंद गिनी चुनी चीजें हैं कोई, अगर आपने वो चीजें अनरजिस्टर्ड बंदे को बेच दी तो फिर भी आपको यही सजा मिलेगी, उसका इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। उसका इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। मैं एक डायग्राम बनाने लगा लेकिन अभी बनानी नहीं।
इसमें कौन कौन सी सेल होती है? रजिस्टर्ड वाली भी और अनरजिस्टर्ड वाले वो बंदे भी हो सकते हैं जिनसे आपने एनआईसी मांगा है। अनरजिस्टर्ड वाले वो बंदे भी हो सकते हैं जिनसे आपने एनआईसी नहीं मांगा। अनरजिस्टर्ड वाले बंदे वो भी हो सकते हैं जिनको गवर्नमेंट ने मना किया हुआ चीजें बेचने से। तो अगर आप इनको चीजें बेच दें तो फिर आपका इनपुट माइनस करने की इजाजत, लेकिन ऐसी कभी कोई हमें सवाल में आया नहीं, सवाल में आएगा तो इंशाल्लाह इसकी डायग्राम बना लेंगे। तो आप बता दें जी, अनरजिस्टर्ड बंदे से एनआईसी ना मांगे तो सजा क्या मिलेगी आपको? प्रोपोर्शनेट बेस पे, प्रोरेटा लफ्ज लिखा हुआ था, कल मैंने पढ़ाया नहीं था, प्रोरेटा बेस पे, प्रोपोर्शनेट करके, प्रोपोर्शनेट ही होता है ना, काली को, ये काली है, इसको प्रोपोर्शनेट ही किया जा रहा है। और एक और चीज आज नहीं बता दें, ऐसा अनरजिस्टर्ड बंदा जिसको गवर्नमेंट ने कहा है कि फलां चीज नहीं बेच सकते, अगर वो बेच दी तो उसका इनपुट भी क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। पढ़ें। द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर मे स्पेसिफाई गुड्स। स्पेसिफाई का मतलब है गिनी चुनी, गिनी चुनी या चुनी चुनी, चुनी मुनी या मुनी चुनी, चुनी मुनी। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई द गिनी चुनी गुड्स विच आ रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट सेल टू। बेच नहीं सकते आप, लेकिन अगर बेच दी, इफ ही हैज मेड द सेल, ये मैंने अपनी तरफ से लाइन डाली है, लॉ में नहीं है, ही विल चार्ज आउटपुट बट ही कैन नॉट माइनस इनपुट। तो आप इनपुट माइनस नहीं कर सकते। तो किन अनरजिस्टर्ड बंदों को सेल करना निहायत ही बुरी बात है? दो, जिनका एनआईसी ना मांगे या जिनका एनआईसी तो मांग लें शायद, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने मना किया हुआ चीजें बेचने से और आप फिर भी बेचते हैं। तो ये अनरजिस्टर्ड बंदे हैं या अनरजिस्टर्ड बंदों की भी कोई वर्स्ट कैटेगरी है? ज्यादा हो गई है। अच्छा चलें, पेज नंबर आए 460 पे। चार बातें बताएं मुझे, चार बातें। टायर किसने बेचे हैं? सेक्शन का नंबर, किसको बेचे हैं? होंडा कौन है? होंडा को क्या चाहिए कि पेमेंट 50,000 से ऊपर की किससे करे? दूसरी शर्त अपने बैंक अकाउंट से, तीसरी शर्त उसके बैंक अकाउंट में, चौथी शर्त। तो होंडा पेमेंट करते हुए 50,000 से ऊपर की पेमेंट चेक से करे, अपने बैंक अकाउंट से करे, उसके बैंक अकाउंट, आसान सी बातें सारी, उसके बैंक अकाउंट में करे और पेमेंट एक्सेप्ट। वरना सजा बता दें होंडा को क्या मिलेगी? स्काई ब्लू में सजा देते हैं आज हम, आसमानों पे जाके सजा देते हैं। इफ एनी ऑफ द, आसमानों पे पहुंच जाता है जहाज। इफ एनी ऑफ द अबव वायलेटेड इनपुट, इफ एनी ऑफ द अबव इज वायलेटेड इनपुट इज डिसअलाउड टू, होंडा का इनपुट माइनस करने की जाती है। सारा पढ़ लें, कुछ सवाल है तो पूछ लें। ये इनकम टैक्स वाला है ना सारा, उधर भी तो पढ़ा था। हाँ, बिजली के बिल कैश में दे दें, बिजली के बिलों का मसला नहीं। इन चीज़ों को ना बिल्कुल इस तरह रिलैक्स होकर पढ़ा करें। अंजुम जा रहा था, रास्ते में बिल्ली मिली, बिल्ली ने वों किया, अंजुम ने पूछा तुम क्यों करती हो, वो तो डीओजी करता है। तो इस तरह की कहानी, बस इस तरह पढ़ा करें रिलैक्स होकर। जो मैं पढ़ूँ रिलैक्स। अब पेमेंट फॉर अ ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 50,000 शैल बी मेड बाय क्रॉस चेक और अदर बैंकिंग चैनल। अदरवाइज का मतलब होता है वरना, वरना इनपुट विल नॉट बी अलाउड। आप ना करो, मैं हूं ना। पेमेंट मस्ट बी मेड फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ फुल स्टॉप। बैंक अकाउंट ऑफ एंड शुड बी डिक्लेयर्ड टू बोर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अपना ऑन कर कैमरा, हाँ खत्म हो गया मेरा, तो ऑनलाइन में करवा लेता यार। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और थ्रू चेंज इन पर्टिकुलर ऑफ, इफ अबव कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, बायर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू माइनस। बायर को लिख लें होंडा, होंडा डोंडा। ओके, पॉइंट 2, द पेमेंट ऑफ। अच्छा ये देखा आपने, 100 रुपये लेना कितना आसान है, आसान सी बात होती है। पता नहीं ज़ेन की गरारी कहां घूमी होती है उसके, जब आपसे बात पूछी जा रही होती है। आसान सी बात होती है ना, पता नहीं क्या कहां घूम।
ये एक ऐसे फियर साहब ने सर ने पूछ लिया, कुछ तो होगा। पॉइंट 2, अच्छा हाँ पैसे, द पेमेंट फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन शुड बी मेड विद इन 180 डेज। क्रेडिट ट्रांजेक्शन की पेमेंट कितने दिनों में आनी चाहिए? 180 दिन में। इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, बायर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू माइनस इनपुट। बायर कौन है? हाँ हाँ, होंडा। ओके, थोड़ी देर के बाद जब होंडा को टायर बेच दिए, भाई को उठाओ, थोड़ी देर के बाद जब होंडा को टायर बेच दिए तो जनरल टायर के पास एक बंदा आया, उसने कहा भाईजान हमें टायर चाहिए, मैं पाराचनार से आया हूं, मुझे टायर चाहिए, वहां पे मैंने एक अपनी फैक्ट्री बनाई हुई है, वहां पे मुझे टायर चाहिए, वहां अपनी अंदर ही अंदर गाड़ियां बना रहा हूं कोई, तो मुझे 1000 टायर चाहिए। तो आपने कहा तुम कौन? उसने कहा मैं अनरजिस्टर्ड। आपने कहा ठीक है, तो मैं 100 वाली चीज मैं 120 में बेचूंगा। उसने कहा कोई प्रॉब्लम ना है, बेचो, कोई मसला नहीं। आपने उसको कहा कि मोहतरम ऐसा करो, तुम अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से मेरे बिजनेस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। उसने कहा पुत्र नहीं, मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट तो एफबीआई को बताया ही नहीं हुआ मैंने, मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं, मैं तो हमारा ब्रीफ केस लेके आया हूं, मेरी गाड़ी में क्या पड़ा है? ब्रीफ केस। डिग्गी खोली, बैग खोला, खुशबू सुंघाई, खुशबू सुंघाई, ठीक है ओके। अब लॉ मेकर जनरल टायर को कह रहे हैं इधर आ, जनरल टायर इधर आ, ये ले ले, पैसे ले ले, बेच दे टायर, परेशान ना हो, और ये पैसे लेके अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दे, बस इतना सा काम करो तुम। कम से कम उसने बोंगी मारी है, उसने जो बोंगी मारी वो उस तक रहे, तुम अच्छे बच्चे बनो, ये पैसे अपनी दराज में नहीं रखने, घर जाके बेगम को नहीं देने, तुम अपने बैंक अकाउंट में, फिर चेक बना के पॉकेट मनी दे देना, उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, तो तुम जो है वो इन पैसों को कहां जमा कराओ? बैंक में जमा करवाओ, तुम इन पैसों को बैंक में जमा करवाओ। और अगर तुमने ये ब्रीफ केस पकड़ के जो पैसे आए हैं बैंक में जमा ना करवाए, तो फिर सुन लो जनरल टायर, तुमने ये जो टायर बेचे हैं उसके अंदर जो रबड़ इस्तेमाल की है उसकी परचेज तुम्हारी डेड कर देंगे हम। बढ़ गई है ना बात, यानी कि पता नहीं कहां तक पहुंच गए हैं, बैक एंड में जाके ये जहां से पकड़े जाएंगे, पीछे से जाके पकड़ा है। तो इस तरह की कोई बात है, कुछ समझ आइए? दोबारा करूं? दोबारा कर लें, वैसे तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। तो अब जनरल टायर किसको चीजें बेच रहे हैं? अनरजिस्टर्ड बंदे को, जिसका बिजनेस बैंक अकाउंट भी नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, तो उसका बिजनेस बैंक अकाउंट है नहीं, और वो क्या लेके आया? नोटों की थदियां, नोटों की थदियां लेके आया, नोटों की थदियां लेके आया, ठीक है, दर्जनों नोटों की थदियां लेके आया। तो जनरल टायर छोटा सा काम करे, बस इन थदियों को पकड़ के जाके अपने बैंक में जमा करवा दे, तो फिर ठीक है। वरना जनरल टायर ने जो टायर सेल किए हैं उसकी जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है उसको क्या कर दिया जाएगा? डेड कर दिया जाएगा। बढ़ गई है ना बात। सेल बाय, ओ बोले सेल बाय जनरल टायर टू अनरजिस्टर्ड। जनरल टायर ने सेल किसको की है? अनरजिस्टर्ड को। अच्छा जी, अब ऐसी सूरत में अनरजिस्टर्ड बायर है और कौन है? जनरल टायर है। बायर जो पाराचनार से आया उसने पे किए हैं पैसे, और जनरल टायर ने पैसे डिपॉजिट करा दिए हैं, फिर तो गुड हो गया, फिर तो गुड हो गया। इनपुट इज अलाउड टू फॉर रबड़ यूज्ड इन टायर के अंदर जो रबड़ यूज की है उसकी इनपुट इसको अलाउ हो जाएगी। डन? क्या मतलब? अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करेंगे, आप तो छुट्टियां करते हो इसलिए कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं। दो दिन में एक मिनट वन बाय वन। सेल टू अनरजिस्टर्ड पे 17 जमा 3 लगाना है, यानी उसे टायर 100 वाला 120 में बेचना है। अगर वो पैसे लेके आ जाए तो पैसे जो है आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दें, आपको इनपुट माइनस करने की इजाजत है। मैं ये पढ़ लूं, आप अकेले से आके आपका सवाल लेता हूं। इस तरह सवाल कुछ नहीं पूछना होता क्लास में कि कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया है, जिनको समझ आ रहा होता है वो भी समझते हैं कि शायद कुछ मिक्स हो गया, और आपका सवाल सुनते तो ज़्यादा डिट्रैक्ट हो जाएंगे। और बात बड़ी क्लियर और मोटरवे पे चल रही है, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम इन इट। एक बंदा पाराचनार से आया, ब्रीफ केस रख के उसने हमें पैसे दिए हैं, हमने पैसे वो बैंक में जमा करवा दिए हैं, हमारा इनपुट अलाउ, बस ये बात हुई है। पढ़ें जी। सेक्शन 73 इज नॉट एप्लीकेबल। अब सेक्शन 73 ना लगाएं क्योंकि उस बेचारे का बिजनेस बैंक अकाउंट ही नहीं है या नहीं? उस बंदे का बिजनेस बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो सेक्शन 73 ना लगाएं। ऑन जनरल टायर selling tires, on general tire selling tires to बुरा बच्चा। लेकिन एक काम कर लें, सेक्शन 73 अगर पूरा नहीं लगाना तो अधूरा तो लगा लें
कैसे लगाएं फिर सेक्शन 73? हाउएवर जनरल टायर क्या करे, जल्दी जल्दी बोले, जल्दी जल्दी, ब्रीफ केस को क्या करे, शुड डिपॉजिट द कैश इन हिज टू क्लेम इनपुट टैक्स ऑन रबड़ परचेज्ड। जो इसका रबड़ है रॉ मटेरियल, इसमें इनपुट टैक्स ताकि ये माइनस कर ले। अब ये इंग्लिश का फिक्रा पढ़ लें जी। पूछें आपका क्या सवाल? जी बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है बिल्कुल। वो तो CNIC जिसका ले लिया और उसके बाद उससे कैश में पैसे लिए, तो फिर ये सजा दे दो। ओके, एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो सजा मिल जाएगी बस। चलें जी आगे। अब जी मैं वापस आ रहा हूं होंडा वाली एग्जांपल में। होंडा ने पैसे दिए जनरल टायर को बैंक अकाउंट में, लेकिन उसकी बीवी के बैंक अकाउंट में या उसके बेटे के बैंक अकाउंट में, बिजनेस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। होंडा को जो सजा मिलेगी वो हमें पता है, होंडा की परचेज क्या हो जाएगी। लेकिन जनरल टायर को क्या सजा मिलेगी ये भी जरा आज सुन लें। होंडा ने पैसे किसको दे दिए, जनरल टायर को, लेकिन उसके बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा नहीं करवाए, बल्कि जनरल टायर के बेटे के बीवी के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। जनरल टायर को यह सजा मिलेगी कि जनरल टायर ने जो टायर होंडा को बेचे हैं, अगली बात खुद ही आप कर दें, जनरल टायर ने जो होंडा को टायर बेचे हैं, उन टायरों के अंदर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसकी परचेज, मिलती जुलती बात होगी, वो जो भी पड़ी है मिलती जुलती बात होगी। अब पैसे बैंक में जा रहे हैं और होंडा के बैंक अकाउंट से निकल रहे हैं, लेकिन जनरल टायर के बैंक में नहीं जा रहे, जनरल टायर के बैंक में नहीं जा रहे, बल्कि किस में जा रहे हैं, जनरल टायर को चेक मिला है लेकिन उसके बैंक अकाउंट का चेक। तो आप सजा किसको साथ साथ दे दें, होंडा के अलावा? होंडा को भी सजा मिलेगी और जनरल टायर को। पढ़ें जी, ये हम वापस आ गए हैं कौन से वाले सिनेरियो में, होंडा वाले में। पॉइंट बी, जनरल टायर डिड नॉट रिसीव मनी इन हिज बिजनेस बैंक अकाउंट। होंडा वाले सिनेरियो में वापस, जनरल टायर did not receive money in his business bank account. अब क्या करें जी? If above violated, input disallowed to for rubber used in tire sold. ये था जी आखिरी कॉन्सेप्ट इसका। इसको यहां से हाईलाइट कर लें फर्दर से, ये फर्दर है, नोट के ऊपर ना फर्दर लिखा हुआ है, नोट के ऊपर फर्दर लिखा हुआ है, फर्दर में ये पॉइंट भी है, फर्दर। अब आप मुझे रिवाइज करा दें। जो सुबह सुबह 4 बातें याद की पहले वो बताएं। होंडा को चाहिए 50,000 से ऊपर की पेमेंट चेक से करें, अपने बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में, और 180 डेज में पेमेंट करें। अगर होंडा इन चारों चीजों में से एक काम भी, तो होंडा की परचेज बस। अब जरा जनरल टायर को थोड़ा छेड़ते हैं, पूरे बंजे की बात ना करें, पारा चनार वाले की बात ना करें, अभी जनरल टायर की तरह बात कर लें। जनरल टायर को थोड़ा छेड़ते हैं। अगर जनरल टायर को पैसे उसके बिजनेस बैंक अकाउंट में नहीं रिसीव हुए तो जनरल टायर को क्या सजा मिलेगी? बोले बोले बोले, नहीं बोलना, बोलो। अगर जनरल टायर को पैसे उसके अपने बैंक अकाउंट में नहीं मिले तो जनरल टायर को क्या सजा मिलेगी कि उसने जो होंडा को सेल किए हैं टायर, उसकी परचेज क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। ये तरह इंग्लिश में पढ़ने समझ आ जाएगा। फर्दर, सप्लायर जनरल टायर कैनॉट माइनस इनपुट ऑन अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन हिज बैंक अकाउंट, ऑन अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन। अगर सप्लायर के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे तो बेचारा वो भी मारा जाएगा। अच्छा, और आखिरी बात हमने क्या पढ़ी थी, वो जो दूसरे बंदे की? हाँ जी भाई, ये जो आपने अभी टायर उसके पर्सनल अकाउंट में भेज दिया था होंडा ने जनरल टायर पे, तो होंडा का इनपुट वैसे डेट हो गया था, जनरल टायर से डाउन ईयर से डेट हो गया। तो अगर उसमें जो जनरल टायर वाले हैं वो अपने बिजनेस अकाउंट में खुद ही ट्रांसफर कर देते हैं, हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं, हाँ डेड हो जाएगा। अच्छा जी, इज इट पॉसिबल? इस सेक्शन की आखिरी बात देख लें। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है नहीं पॉसिबल? पॉसिबल है। कितना करे पॉसिबल है। रॉयल फैन की बुक्स हैं,
रॉयल फैन ने कोई पंखे बेचे होंगे ना, तो होंडा से पैसे लेने होंगे। और रॉयल फैन ने शायद कोई गाड़ी या टायर खरीदे हों, रॉयल फैन ने कोई गाड़ी खरीदी हो, उसके पैसे देने होंगे। कितने पैसे हैं? 1,00,000 रुपया। क्लियर? क्या सेम पार्टी रिसीवेबल पेबल हो सकते हैं? सेम पार्टी रिसीवेबल पेबल कि सेम पार्टी से पैसे लेने भी हैं और सेम पार्टी को पैसे देने भी हैं। तो तसल्ली से इसको दोबारा से देख लें। रॉयल फैन ने कितने पैसे लेने हैं होंडा से? 1,00,000। मेरे ख्याल से शायद पंखे बेचे हों, और क्या हम एज्यूम कर सकते हैं। और रॉयल फैन ने कितने पैसे देने हैं होंडा को? शायद गाड़ी खरीदी हो, शायद गाड़ी खरीदी हो, यही वजह बन सकती है। वजह तो सोच लेंगे ना, चलो गाड़ी खरीदी है, ठीक है, तो शायद पैसे देने हो, ठीक है, डिंकी। अब मुझे बताएं, इन दोनों ने पैसे नेट सेटल कर लिए, फोन करके कहा लेना देना कैंसल, लेना देना कैंसल। कॉन्ट्रा एंट्री से आप कहते हैं अकाउंटिंग में, लेना देना कैंसल। हुकूमत तड़प रही है, टैक्स किधर गया? क्या हुआ? हुकूमत ने कहा व्हाट इज गोइंग ऑन, आर यू पीपल मैड? यानी क्या मतलब, क्या लेना देना कैंसल थे, ऐसी किथे फिर, तो हम क्या करें? तो भाईजान लॉ मेकर ने 3 शराइत लगा दी। 3 शराइत, अगर आपने लेना देना कैंसिल करना है तो 3 शराइत। आप बिलों के ऊपर सेल्स टैक्स जरूर लिखें, जो बिल एक दूसरे को दें। 2 बिल बनेंगे ना, एक ने गाड़ियां बेची हैं, एक ने, तो आप बिलों के ऊपर सेल्स टैक्स की अमाउंट वगैरह लिखें। जो सेल्स टैक्स बनता है वो सेलर जमा कराए, क्योंकि आपको पता है सेलर नहीं जमा कराना होता है। जो सेल्स टैक्स बनता है वो सेलर हुकूमत के खजाने में, और कमिश्नर से इजाजत लो फोन करके कि हम ये एंट्री कॉन्ट्रा करने लगे हैं। फिर आप एंट्री कॉन्ट्रा कर लो, हमें कोई मसला नहीं, फिर हम रिलैक्स हैं, कोई मसला नहीं। फिर हम आपको पे ये एतराज नहीं करेंगे 50,000 से ऊपर की पेमेंट थी और आपने आपस में चेक के बगैर ही सेटल कर ली, हम नहीं एतराज करेंगे, खैर कोई मसला नहीं। 50,000 से ऊपर की पेमेंट नेट सेटल हो सकती है अगर कितनी शराइत पूरी हो जाए। हालांकि 50,000 से ऊपर की पेमेंट तो चेक से होनी चाहिए, लेकिन 50,000 से ऊपर की पेमेंट नेट सेटल हो सकती है अगर 3 शराइत पूरी हो जाए। नंबर 1, बिलों पे सेल्स टैक्स लिखो। नंबर 2, हुकूमत को तो पैसे जमा करवाओ ना, हर सेलर हुकूमत को अपना अपना टैक्स जमा करवाए। और नंबर 3, कौमी, मैं कहता हूं उसे बस तुम ना क्या करो, कौमी से इजाजत ले लें बिफोर एडजस्टमेंट करने से पहले, कॉन्ट्रा एंट्री करने से पहले कमिश्नर से क्या ले लें, और आप एंट्री क्या कर दें, लेना देना नेट, क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट। पहले पढ़ लेने दें फिर नोट करें। अच्छा अभी नजर नहीं आ रहा लेकिन पढ़ें, देखिए हम तालीम के फरोग के लिए कैसे कोशिश आए। पॉइंट 2 पढ़ें, सेम पार्टी रिसीवेबल एंड पेएबल, सेम पार्टी रिसीवेबल एंड कैन बी, वो थोड़ा मुंह थल्ले रखना, किताब थे उतने की देख रहे हैं, नहीं है कुछ। सेम पार्टी रिसीवेबल, भाई कौन सा पढ़े जो रह गया पॉइंट, सुबह के 3 बजे आ रहे हैं हम इधर बैठ के। सेम पार्टी रिसीवेबल एंड पेएबल कैन बी सेट ऑफ, कैन बी सेट ऑफ इफ शर्तें बतानी शुरू करें। नंबर 1, सेल्स टैक्स हैज बीन चार्ज्ड एंड पेड बाय बोथ पार्टीज, जिसने सेल की वो अपना अपना सेल्स टैक्स दे, एंड रजिस्टर्ड पर्सन हैज ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर बिफोर एडजस्टमेंट। अब वो नोट कर लें जो जुबानी याद है आपको, रॉयल फैन लिखे ऊपर, रॉयल फैन लिखे ऊपर, डेटर था मेरे ख्याल से ₹1,00,000 का, डेटर का नाम था होंडा और क्रेडिटर का नाम भी होंडा था, तो वो भी ₹1,00,000 का था, और उर्दू में लिखा हुआ था लेना देना नेट कर लें, लेना देना नेट कर लें। पैनासोनिक लिख लें। ये मैंने एक्स्ट्रा क्या लिखा है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में हमारे डेटर आ रहे हैं और हमारी बैलेंस शीट में ही करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर आ रहे हैं। सेम पार्टी कह सकते हैं इसे, सेम पार्टी, पीएमएलएन सेम, अच्छा लेना देना सेम पार्टी। बस अब मैंने तो इतना सही पढ़ाना था, अब दूसरी क्लास वालों से फिर मशवरा हुआ था क्या करें बैठ के, तो ये तय हुआ था कि कल तो हमने दोनों क्लासों में न्यूमेरिकल करने हैं, तो जो कल न्यूमेरिकल करना है उसको थोड़ा सा पढ़ लें, डब्बे में जाके देख लें किस परचेज पे 17 लगाना है, किस सेल पे 17 लगाना है। बस ये 1-2 मिनट आपको दे रहा हूँ, पहले आप ट्राई कर लें फिर मैं करा देता हूँ। इसी सफ़े पे जी मोहतरम, अगर आप टाइम पे आते तो इंशाल्लाह आइंदा 31 जनवरी तक हर बुध को हम 2 दफ़ा मिला करेंगे, एक सुबह एक दोपहर को। पेबस्ता रे टीचर से उम्मीदें बहार रख,
ये मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं यार। वो जो 3 सवाल कर लिए हैं चौथा करना है। तीसरा कौन सा हुआ था अभी? मुलाकात वाला हो गया था ना? तो पेज 490 पे आ जाए, 491 पे। ये परचेजेस और सेल देख लें कौन कौन सी हैं। ना ना पहली रो में बातें नहीं करनी, जल्दी से परचेज सेल पढ़ लेना पहले हाइब्रिड में, जल्दी से परचेज सेल पढ़ लें। दूसरी रो है बल्कि ये। बड़ा तो उससे बातें कर रहा है ना, वो परचेज है ना वो सेल है। लिख लें 17 0 डैश जो जो लिखना जल्दी से लिख लें। हाथ खड़ा कर दें, लिख लिया तो ठीक है, बस 4-5 लोगों ने लिख लिया। चलो यार पढ़ना शुरू करो। सेल टू रजिस्टर्ड, सेल टू रजिस्टर्ड। असल में इसे फर्क नहीं पड़ता कि रजिस्टर्ड कस्टमर है, होलसेलर है, डीलर है, रिटेलर है या कोई कंपनी है। मेरे ख्याल से आप रजिस्टर्ड कोई कंपनी है उसे चीजें बना के बेच रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई और कंपनी है आप उसे चीजें खरीद के बेच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो बस चाहे आप चीजें बना के बेचें, खरीद के बेचें, ये वाली बातें शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे ये वाली बात बस इंपॉर्टेंट लग रही है, सेल टू। लेकिन ये ना कीजिएगा पेपर में पढ़ेंगे इतना जो मैंने हाईलाइट कर दिया, आगे पढ़ लीजिएगा, पता नहीं आगे क्या लिखा हो। तो सेल टू रजिस्टर्ड है सारी, इसलिए कितने % लगाएंगे? 17%। 17 17 17 सेल टू 17 जमा आगे 0 चपेड़, या चपेड़ें खानी होती है आप आ जाएगा क्लास में। चले मैं जिस तरह हाईलाइट कर रहा हूं उस तरह करें। %17 लिख लें। भाईजान हम नहीं एक्सपोर्टर, ये नहीं लिखा हुआ सेल एज एक्सपोर्टर, यानी हम एक्सपोर्टर हैं। सेल टू एक्सपोर्टर, हम किसी एक्सपोर्टर को सेल कर रहे हैं, उसने आगे एक्सपोर्ट करनी है। तो लेकिन हम तो नहीं एक्सपोर्टर जी, हम स्टूडेंट हैं, हम तो नहीं एक्सपोर्टर। चूसनी ना दो इसको यार, अब क्यों बुलवाता है? सेल टू एक्सपोर्टर, सेल टू एक्सपोर्टर। फीडर हाथ में पकड़ा दिया जाएगा जिसने आज सुनाया ना। अब्दुल्ला एक फीडर अरेंज करनी, वापडा वाला फीडर ना ले आइएगा। सेल्स टू एक्सपोर्टर। अच्छा मोहतरम, इसमें अब मिसाल देता हूं। होंडा वाले जनरल टायर वालों के पास गए, जनरल टायर वालों को कहा मुझे टायर बेचें क्योंकि मैं एक्सपोर्टर हूं। तो जनरल टायर वाले कहेंगे मुझे ये मत बताओ तुम एक्सपोर्टर हो, मैं तो तुम्हें जो है वो लाहौर के अंदर ही सेल कर रहा हूं ना, मेरी सेल तो एक्सपोर्ट सेल नहीं है। तो होंडा वाले लाख कहते रहे मैं एक्सपोर्टर हूं, जनरल टायर वाले कहेगा वो तुम एक्सपोर्ट करो, तुम्हारा और हुकूमत का मामला है, मुझे प्लीज तंग मत करो, मैं तो तुम्हें 100 रुपए के टायर 117 के बेचूंगा। हम एक्सपोर्टर को बेच रहे हैं या हम खुद एक्सपोर्टर हैं? तो हमारी सेल 0 रेट होगी या जब वो सेल करेगा? तो सेल्स टू पर्संस रजिस्टर्ड एज, वो लोग एक्सपोर्टर हैं, हम तो नहीं एक्सपोर्टर। इसलिए 17% सेल है, लोकल सेल है, ये पाकिस्तान में हुई होगी। चलेंगे आगे। रॉ मटेरियल फ्रॉम 17% इस पर लग जाएगा। फिनिश गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। आपको शायद याद हो मैंने अक्सर कहा है परचेज अनरजिस्टर्ड इग्नोर करते हैं हम। पागल हैं अनरजिस्टर्ड बंदे को टैक्स पे करेंगे जी, पागल हैं, हद होगी। परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। पैकिंग मटेरियल बिजनेस का बड़ा नॉर्मल यूज में आता है, नॉर्मल सी परचेज है, 17%। यार इसको इग्नोर करना पड़ेगा, ये लाल है लेकिन इसे इग्नोर करना पड़ेगा आज। अनलकीली मशीन आपने अनरजिस्टर्ड से खरीद ली, अब क्या करूं मैं? जबरदस्ती तो नहीं 17 लगा सकता। मुझे पता है मशीन की अलग हेडिंग आती है, लेकिन इंशाल्लाह कब जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसे इग्नोर करेंगे। मैं क्या करूं? अब मशीन भी लोग अनरजिस्टर्ड लोगों से खरीदने लगे हैं, हम क्या कर सकते हैं? परचेज ऑफ मशीन फ्रॉम, क्या करें हम? इग्नोर करें बस, और क्या कर सकते हैं? क्योंकि परचेज अनरजिस्टर्ड की इग्नोर ही हो सकती है।
परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा यार, ये ना आज सुन लें जरा, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री भी पेपर में आ सकते हैं, आज के सवाल में नहीं है। परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री भी पेपर में आ सकते हैं, यानी सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री भी आ सकते हैं पेपर में, जो आज के सवाल में नहीं है, और परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री भी आ सकते हैं, दोनों चीजें पेपर में आ सकती हैं। अब आप इसे याद कर लें, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री 17%, वजह फिर मैं बता देता हूं। परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री इग्नोर, वजह बता देता हूं, लिख तो लेना। लिख लें इसको बड़ा बड़ा करके कहीं, साथ वाले का मतलब वुड बी बेस्ट प्लेस टू राइट इट डाउन। ऐसे दोस्त ना बनाया करो जो छोटी छोटी बातों में नाराज हो। ओके, इसको कुछ ऐसे समझें, ये बातें हो रही हैं सेकंड रो में, फिर दोबारा ये क्या, इसको कुछ ऐसे समझें कि सेल आपने धागा किया है, सेल ऑफ धागा टू कॉटेज इंडस्ट्री। अब कॉटेज इंडस्ट्री को जब आप धागा सेल करेंगे तो कॉटेज इंडस्ट्री लाख कुछ कहती रहे, आपने बस चुप करके 100 वाला धागा 100 का बेचना है। बल्कि हमने वायर्स बेची थी कॉटेज इंडस्ट्री को, 100 वाली वायर्स 117 की बेची थी, ये तो याद है। वैसे कॉटेज इंडस्ट्री को हमने वायर्स बेची थी, याद है, कॉटेज इंडस्ट्री को हमने वायर्स बेची थी, 100 वाली वायर्स 117 में बेची थी, क्योंकि मैंने कहा था कि इसकी जान ना लें, 120 पे ना बेचें, ये बेचारा लायबल टू बी रजिस्टर्ड ही नहीं है। वायर सेलर, चौथे 5वें सफ़े पे पिछले चैप्टर के हमने, अनरजिस्टर्ड बंदा कॉटेज इंडस्ट्री को 17 रुपये तक बेची थी वायर। तो असल में कुछ थीम ऐसे है कि जब आप कॉटेज इंडस्ट्री को चीज़ें बेच रहे होंगे ना, तो फिर आप 100 वाली चीज़ 117 की बेचेंगे, वो बेचारा धागा खरीदते हुए 17 रुपये पे कर जाएगा आपको। फिर जब वो कारपेट बेचने पे आएगा तो उस वक्त मेरे जैसा बंदा परचेज करने जाएगा। अब जब मैं परचेज करूंगा तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री खुद तो रजिस्टर्ड नहीं है ना कि वो बिल पे मुझे टैक्स लगा के दे। अगर ये बात समझ आ गई है, वेल एंड गुड, कल दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल रट्टा प्रोग्राम ये स्ट्रांग होना चाहिए आपका, इट शुड बी वेरी स्ट्रांग। तो दोबारा करने की बात कोशिश करता हूं मैं, शायद समझ आ जाए। सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री, आपने धागा बेचा कॉटेज इंडस्ट्री को, आपने वायर्स बेची कॉटेज इंडस्ट्री को, तो आप बस 117 की बेच दें। 3% तो तब लगाएंगे जब ये लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो बट नॉट रजिस्टर्ड, इस पे तो नहीं 3% लगाएंगे, इट इज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। तो आप 100 वाली चीजें 117 की कॉटेज इंडस्ट्री को बेचे। कॉटेज इंडस्ट्री बोलती रहे मैं कॉटेज हूं, छोटी हूं, चौप, ओके। लेकिन अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री के पास चीजें खरीदने चले जाएं, अभी तो कॉटेज इंडस्ट्री आपके पास आई हुई थी ना, अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री के पास चीजें खरीदने चले जाएं तो परचेज तो ये फिर ऐसे बंदे से हो रही है जिसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया हुआ। ये तो समझ आ रही होगी इतनी सी बात तो कम से कम, तो इसने तो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, तो फिर क्या करें, इसको इग्नोर कर दें। तो इसको जरा कर लें जॉब, कल दोबारा कर लेंगे डिस्कस, परसों दोबारा कर लेंगे, होता रहेगा रिवाइज इंशाल्लाह। आप बताएं जी, परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री को क्या कर दूं मैं? हाँ, चीजें टैक्सेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है हुकूमत ने कारपेटों पर टैक्स लगाया और महंगी दुकानों पर कारपेट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज महंगा भी बेच रही हो, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री स्टिल टैक्स लगा के नहीं देना, क्योंकि ये कौन सी इंडस्ट्री है, छोटी सी इंडस्ट्री। किसी को याद है इंपोर्टेड गुड्स में कस्टम ड्यूटी पड़ी रहनी चाहिए? इसको निकालना नहीं है पेपर में, पड़ी रहनी चाहिए। हमने वीओएस की डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन रिवीजन हो रही है सारी चीज़ों की। वीओएस की डेफिनेशन पढ़ी थी, वीओएस की डेफिनेशन में पढ़ा था इंपोर्टेड गुड्स में उनकी वैल्यू पड़ी होगी, उनकी कस्टम ड्यूटी पड़ी होगी और इन तीनों को जमा करेंगे। मैंने जमा किया था तीनों को, और जमा करके 17% लगाया था। अब अगर मेरा सवाल कह रहा है कि इसमें ऑलरेडी पड़ी है कस्टम ड्यूटी, तो ओवर एफिशिएंट बन के माइनस करूं या पड़ी रहो लिख दूं? पड़ी रहो, कस्टम ड्यूटी तुम इधर ही पड़ी रहो। इसको छेड़ ना, ये उठ गई तो और मसला होगा, रोने लग जाएगी कस्टम ड्यूटी। इट इज लाइक लिटिल किड। हाँ, लेकिन परचेज पे 17 तो लगाना ही है। अच्छा, इंपोर्ट पे आपको बताएं 17 लगाने की कब इजाजत है? जब आपके हाथ में गुड डिक्लेरेशन हो। अभी 100 रुपया दिया था 1-2 दिन पहले किसी को, जब आपके हाथ में क्या हो, तो अब इंपोर्ट पे भी 17 लगा सकते हैं। और अगर आपने लोकल परचेज किया तो आपके हाथ में इन वॉइस, टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। चीजें याद आ रही हैं थोड़ी थोड़ी? पहली एडजस्टमेंट पढ़ दें, फिर आपकी छुट्टी।
तेरी मेरी कुट्टी 0.1। मशीन कहाँ से आ गई भाईजान? तुम्हें ख्वाब आ रहा है कोई? अब्दुल्ला बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ अब्दुल्ला, पीछे वालों को नजर ना आवे। ओ, पैकिंग मटेरियल भाईजान आपने खरीदा है 1.5 लाख रुपए का, जिससे आपने, वैसे टोटल पैकिंग मटेरियल कितना है? 5-10 का। इसमें से 1.5 लाख का पैकिंग मटेरियल आपने यूज किया है फॉर पैकिंग मोटर्स। 31 अगस्त को ये मोटरें अभी तक हमारी बिक नहीं सकी, मोटरें अभी तक बिक नहीं सकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पैकिंग मटेरियल इस पर लग चुका है, पैक हो चुकी हैं, बिक नहीं सकी। पेज 456 पे हमने पढ़ा था 80 चीजें खरीदी हैं, 50 बिक गई हैं और 30 ना बिक नहीं सकी हैं, तो क्या करें? कुछ भी नहीं, अगले महीने बिक जाएंगी। परचेज को कम ना करने की कोशिश कीजिएगा। 80 खरीदी हैं, 50 बिक गई, तो कितनी पड़ी रह गई? 30 आर स्टिल इंक्लूडेड इन स्टॉक, 30 आर स्टिल इंक्लूडेड इन स्टॉक एंड आर येट नॉट सोल्ड एंड आर पैक्ड। कोई नहीं, इसको परचेज में पड़ा रहने दे, परचेज में पड़ा रहने दे, ये अगले महीने क्या हो जाएंगी? अगले महीने सेल हो जाएंगी। तो आए इधर। नहीं, ये क्या बात हुई? पहला पॉइंट न्यूमेरिकल में इग्नोर करना, ये क्या तरीका हुआ? पहला पॉइंट तो आई आपने डाला होगा किसी चक्कर में, पहला पॉइंट इग्नोर करवा रहे हैं हमें। नहीं, ये तो हम क्या करूं, इग्नोर करना, लिखें इग्नोर। पैकिंग मटेरियल में 1.5 लाख का पैकिंग मटेरियल पड़ा है, जो कि यूज हुआ है पैक करने के लिए मोटरें। 31 अगस्त को ये मोटरें अभी तक पैक ही पड़ी हैं, किसी को पसंद ही नहीं आई। क्या करें? परचेज से निकाल दें इसको? अगर इसको परचेज से निकाल देंगे तो फिर अगले महीने परचेज में डालना पड़ेगा। क्यों डालें अगले महीने परचेज में? हम कोई कॉस्ट ऑफ सेल टाइप चीजें तो नहीं निकालते, हम तो परचेज से खेलते हैं बस। तो लिखें क्लोजिंग स्टॉक को परचेज में पड़ा रहने दें। हाँ बिल्कुल, यही बोले आपने, यही मैंने बोले, क्लोजिंग स्टॉक को परचेज में पड़ा रहने दें। ऊपर लिखें सेक्शन 7, नीचे भी लिखें सेक्शन 7, दोनों तरह कवर कर लें इसे सेक्शन 7 से। सेक्शन 7 में लिखा हुआ था मेरे ख्याल से, क्लोजिंग स्टॉक को परचेज में पड़ा रहने दें। ओके, अच्छा जी, जिन हजरात की किसी दूसरे कॉलेज में क्लास है, FR1 की मुझे पता कितने बजे आप बोल के होगी भी है, जिन हजरात की किसी दूसरे कॉलेज में क्लास है 5-10 मिनट बाद, वो हजरात उठ के चले जाएं, बाकी बैठे रहें और किताबें बंद कर दें और लिखना शुरू करें। दूसरे कॉलेज में किसी, अब्दुल्ला पूछो ये क्लास कौन सी है? ये इस तरह नहीं होगा। कहाँ क्लास है? CFE। कितने बजे भाई? रिकॉर्डिंग बंद कर दो। कितने बजे?